हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार एसएससी के फिजिक्स में पूछे गए प्रश्न प्रीवियस लेके आए हैं और इसका पार्ट 1 है। इसी तरीक़ा से पार्ट 1 पार्ट 2 आते रहेगा। जिसमें देखिएगा पहला प्रश्न बोला गया है। पहला प्रश्न बोला है कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए यह सत्य है। तो हम लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए अगर हम बात करेंगे कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए यह सत्य है। तो देखिए, चुंबकीय पदार्थ के लिए सुग्राह्यता के लिए तो चुंबकीय सुग्राह्यता उच्च ही होना चाहिए। मतलब इसका राइट आंसर का अगर बात करिएगा तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अधिक, क्योंकि लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता कितना होना चाहिए? तो चुंबकीय सुग्राह्यता उच्च होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। ये 225 नंबर क्वेश्चन है। 225 से पहले जो है वो ट्रेड से पूछा गया प्रश्न था, उसको हम हटा दिए हैं और जो इसमें प्रीवियस बिहार एसएससी पूछा वही प्रश्न यहाँ लेकर आए हैं। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में है, जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है, जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो इसमें क्या देखने को मिलता है? उसकी आवृत्ति में परिवर्तन होता है, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है, उसकी गति में नहीं बदलती है, उसकी तरंगदैर्घ्य नहीं बदलती है। तो आपको एक हम बात यहाँ बता देते हैं थ्योरी में कि जब प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो यह घटना अपवर्तन का कहलाता है। यह घटना क्या कहलाता है? तो अपवर्तन कहलाता है। हम आपको बताते हैं कि अगर मानते हैं कि ये लंब हम डालें, ये लंब में अगर यहाँ से हम आपतित किरण लेके जाते हैं तो ये हो गया आपतित किरण, और ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करके अगर बाहर निकल जाता है, दूसरे माध्यम में चला जाता है तो ये कहलाता है अपवर्तन। अगर हम मानते हैं कि ये हो गया सघन माध्यम और ये हो गया विरल माध्यम, ये हो गया विरल माध्यम, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश की किरणें आती है तो इस केस में आवृत्ति परिवर्तन नहीं होता है, बाद बाकी सब बदल जाता है, बाद बाकी सब बदल जाता है और आवृत्ति बदलता नहीं है। आवृत्ति नहीं बदलता है, आवृत्ति नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, बाद बाकी सब बदल जाता है। तरंगदैर्घ्य भी बदल जाएगा, वेग भी बदल जाएगा। इसमें एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब बताइए कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दो केस यहाँ बनता है। मान लेते हैं कि ये एक सघन माध्यम है और ये एक विरल माध्यम है, एक सघन है और एक विरल है, और एक केस और हम बनाते हैं कि ये विरल माध्यम है, ये विरल है और ये एक सघन माध्यम है। तो इसमें अगर हम मानते हैं कि यहाँ से कोई प्रकाश को हम भेजते हैं तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपवर्तन होगा। लेकिन सघन माध्यम से विरल, अगर बता देते हैं आपको कि सघन होता है जो घने घने होता है, विरल होता है जो हटे हटे होता है, मतलब कि उसमें खाली स्थान होता है। तो ये बताइए कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रवेश करिएगा तो अभिलंब से उसको जाना चाहिए था सीधा, जाना चाहिए था सीधा, लेकिन अभिलंब से वो दूर भागता है। तो प्रश्न में पूछा जाता है कि बताइए जब कोई भी किरणें एक माध्यम से दूसरे, मतलब सघन माध्यम से हम विरल माध्यम में भेजते हैं तो अभिलंब की ओर सटेगा या अभिलंब की ओर दूर भागेगा? तो सघन से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर दूर भागता है। अब क्यों भागता है? आप सिंपल में हम बताते हैं कि जब भी मार्केट में आप जाते हैं तो मार्केट में अगर ज़्यादा जाम मिलता है तो आप साइड दे के ही निकल जाइएगा, साइड देख के निकल जाते हैं किनारे से। लेकिन वही अगर खाली स्थान रहता है तो खाली में क्या करते हैं कि सीधे निकलते, चलने में आसान पड़ता है। तो ये बताइए सघन से उसको जब विरल में पहुंचा तो विरल में उसको खाली स्थान मिला तो वो लंब की ओर ना जाके सीधे लंब से दूर भाग गया। उसी तरीके से अगर कोई किरण विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करती है तो सघन माध्यम में जाता है तो विरल तो ठीक है, लेकिन जब सघन में आता है तो जाना चाहिए था इसका सीधा, लेकिन सघन में उसको जाम मिल गया जिस कारण वो अभिलंब की ओर झुक जाता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। ये दो कंसेप्ट डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो अगले प्रश्न, इस प्रश्न का अगर राइट आंसर का हम बात करेंगे कि जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा, उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बाद बाकी सब बदल जाएगा, तरंगदैर्घ्य भी बदल जाएगा, वेग भी बदल जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा 27 में बोला है सेल्सियस पैमाने में 5 फ़ारेनहाइट किसके बराबर होगा? मतलब 5 फ़ारेनहाइट को हमको सेल्सियस में लाना है। देखिए सेल्सियस में लाने के पहले इसका कंसेप्ट पहले समझ लीजिए कि C माइनस जीरो बटा 100 माइनस जीरो, उसी तरीक़े से 1 माइनस 32, एक सेकंड स्पेस, C माइनस जीरो, यहाँ समझ लीजिए। अगर हम बात करते हैं कि C माइनस जीरो बटा 100 माइनस जीरो, उसी तरीक़ा से 1 माइनस 32 फ़ारेनहाइट हो गया 212 माइनस 32, K माइनस 273 बटा 373 माइनस 273, इतनी तक पूछता है। ये बताइए कि इसको C बटा 100 भी लिख सकते हैं आप। 1 माइनस 32 को अगर 32 घटाइएगा तो ये 180 आएगा, और एक बताइए K माइनस 273 बटा 373 में से 273 अगर घटाइएगा तो यहाँ भी 100 देखने को मिलेगा। ये फाइनल में आप ये बताइए कि सब में 20 से गुना कर दीजिए, 20 से गुना करिएगा रेशियो में, बराबर में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाद में वही रेशियो मिल जाएगा। तो जब काटिएगा तो C बटा 5 आएगा,
1/9 आएगा और K माइनस 273/5 आएगा। तो ये रिलेशन याद रखिएगा, ये रिलेशन डायरेक्ट अगर याद रहेगा तो आपको बहुत कम समय में आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को केल्विन में चेंज कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा और एक ये याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं तो ये बिंदु होता है जो एक क्वथनांक का होता है। 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या 373 केल्विन होता है, ये बराबर होता है। और ये होता है, ये हो गया गलनांक, हो गया 0, 32 और 273। तो इसी तरीके से आपका प्रश्न में पूछा गया है कि सेल्सियस पैमाने में 5 फ़ारेनहाइट बराबर होगा। तो ये बताइए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन दीजिएगा तो C/5 बराबर 1-32/9 लीजिएगा तो 5 फ़ारेनहाइट है। तो फ़ारेनहाइट की जगह पर 5 बैठाइएगा। ये बताइए C/5 बराबर 5-32 लिखिएगा, 5-32/9 लिखिएगा तो C/5 बराबर ये हो जाएगा 5, 9, 6, 5, 11, 7, 5, 12 हो गया 27। तो -27/9 हो गया और 9 या 27 काटेगा तो -3 हो जाएगा। तो C बराबर -15 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो इसका राइट आंसर का अगर बात करिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता का अगर बात करेगा तो सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। किसे मापता है तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। यही सवाल 2021 में एनटीपीसी में पूछा गया था, जो CBT 1 हुआ था कि सापेक्ष आर्द्रता किसे मापी जाती है तो हाइग्रोमीटर से। आपको बताते हैं कि दूध की शुद्धता, दूध की अगर शुद्धता, तो दूध की शुद्धता मापते हैं इलेक्ट्रोमीटर से, पोटेंशियोमीटर से विभव मापते हैं, पोटेंशियोमीटर से विभव मापते हैं। अगर विभवांतर दे देगा, विभवांतर तो उसको हम वोल्ट मीटर से मापते हैं। इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, वोल्ट मीटर से मापते हैं। विभवांतर बोलेगा तो वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर बोलेगा तो विभव है। हाइड्रोमीटर का अगर बात करते हैं तो ये अपेक्षिक घनत्व मापते हैं, अपेक्षिक घनत्व मापते हैं, अपेक्षिक घनत्व मापते हैं, अपेक्षिक घनत्व। तो हाइड्रोमीटर से अपेक्षिक घनत्व मापते हैं, इलेक्ट्रोमीटर से हम दूध शुद्धता मापते हैं और पोटेंशियोमीटर से विभव मापते हैं और हाइग्रोमीटर से हम सापेक्ष आर्द्रता मापते हैं और विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, तो ये आपको हम सीरीज एक बता देते हैं। सीरीज होता है ρGBIV, ρGBIV ना। तो इसी को याद सकते हैं बै आनी है पीनाना, बै आनी है पीनाला, ये से भी हो जाएगा। ये हो गया बैगनी, ये हो गया बैगनी, ये हो गया आसमानी, आसमानी, ये हो गया नीला, ये हो गया नीला और ये हो गया हरा और ये हो गया पीला, पीला, ये हो गया पीला, ये हो गया नारंगी, नारंगी और ये हो गया लाल, लाल। तो इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि जब वायलेट से मतलब बैगनी से अगर ऊपर जाइएगा तो तरंगदैर्घ्य और चाल बढ़ता है। तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से डिनोट करते हैं, तरंगदैर्घ्य और चाल बढ़ता है, चाल बढ़ता है। बाद बाकी कुछ पूछ दे, बाद बाकी सब घटता है, बाद बाकी सब घटता है। यही केस उल्टा हो जाता है कि जब ऊपर से नीचे आइएगा तो तरंगदैर्घ्य और चाल घटता है, बाद बाकी सब बढ़ता है। आपसे प्रश्न में पूछा है कि किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, तो आपको पता है कि नीचे से ऊपर जाएंगे तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा और तरंगदैर्घ्य कम पूछ रहा है तो तरंगदैर्घ्य कम तो नीचे वायलेट है या बैगनी है, इसी को हम क्या कहते हैं बैगनी। इसका राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर हो जाएगा बैगनी। बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम होता है और बाद बाकी सब बैगनी का ज़्यादा होता है, सब अधिक होता है। तो सिंपल याद रखिएगा कि जब नीचे से ऊपर जाइएगा तो तरंगदैर्घ्य और चाल बढ़ता है, बाद बाकी घटता है, या ऊपर से नीचे आइएगा तो तरंगदैर्घ्य और चाल घटता है, बाद बाकी बढ़ता है। समझ गए होंगे। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न 230 नंबर में बोला है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। ये सबको पता है कि कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है तो जूल होता है। आपको पता है कि वाट किसका है तो शक्ति का है, वाट किसका है शक्ति का है। शक्ति का मात्रक एक और होता है जूल बटा सेकंड भी होता है, जूल बटा सेकंड भी होता है। शक्ति का मात्रक किलो वाट भी होता है, शक्ति का मात्रक किलो वाट होता है। न्यूटन डाइन का बात करिएगा तो बल का मात्रक होता है क्या, न्यूटन, बल का हो गया न्यूटन और सीजीएस मात्रक होता है डाइन, बल के सीजीएस मात्रक क्या हो जाता है तो डाइन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है 231 नंबर, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष से हम क्या मापते हैं, प्रकाश वर्ष से हम दूरी मापते हैं। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है तो दूरी का इकाई है, नहीं कि प्रकाश तीव्रता नहीं मारिएगा। प्रकाश वर्ष किसकी है तो दूरी की इकाई है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। आपको हम बता देते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं। एक सेकेंड, ये हो गया 32 नंबर देखिएगा, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग का अगर हम बात करते हैं तो एक हम बता देते हैं आपको ट्रिक। ये होता है गाय पद्री पद्री
गाय पदरी असुरेती, असुरेती, इसमें मिला लीजिए, जो रहेगा वो विद्युत चुम्बकीय तरंग रहेगा और बाद बाकी नहीं रहेगा। ये बताइए, गा से होता है गामा, गा से होता है गामा, ए से होता है एक्सरे, प से होता है परावैगनी, 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 दृ से होता है दृश्य, दृश्य, अ से होता है अवरक्त, अवरक्त, और सु से होता है सूक्ष्म, ये होता है सूक्ष्म, और र से होता है रेडियो, र से होता है रेडियो, रेडियो, और दी से होता है दीर्घ, दी से होता है दीर्घ। ये बताइए कि दिया है पहला रेडियो, तो रेडियो होता है, अवरक्त दिया था अवरक्त भी होता है, ध्वनि नहीं होता है, परावैगनी दिया था परावैगनी भी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो ध्वनि। ध्वनि एक विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। हम एक बार और रिपीट कर देते हैं कि गा ए पद्री असु रेती, गा से गामा, ए से एक्सरे, प से परावैगनी, दृ से दृश्य, अ से अवरक्त, सु से सूक्ष्म, रे से रेडियो, और दी से दीर्घ होता है। अगर हम बात करते हैं कि अगर गामा से मतलब कि लेफ्ट से अगर राइट जाइएगा तो ऊर्जा और अववेदन क्षमता घटता है और बाद बाकी सब बढ़ता है, जिससे तरंगदैर्घ्य भी बढ़ेगा। तो याद रखिएगा कि ऊर्जा और वेदन क्षमता घटता है, बाद बाकी बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्वनि। अगर हम यही बात करते हैं तो परावैगनी की जो खोज किया था, परावैगनी की खोज किया था रीटर, परावैगनी की खोज करता है रीटर, और परावैगनी का हम उपयोग करते हैं नकली दस्तावेज को पता लगाने में, नकली दस्तावेज को पता लगाने में। फिर हम इसका उपयोग करते हैं जल को कीटाणु रहित बनाने में, जल को कीटाणु रहित बनाने में, कीटाणु रहित बनाने में। अवरक्त का अगर बात करिएगा तो अवरक्त को देखे होंगे, जिससे कि कैमरा वगैरह में, जैसे सीसीटीवी कैमरा जो लगा हुआ रहता है, वो अवरक्त का ही उपयोग करते हैं। रिमोट हो गया तो उसमें भी अवरक्त का करता है। इसकी खोज किया था हर्सेल ने। कौन किया था, तो हर्सेल ने खोज किया था। इसी के आगे देखते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में बोला है कि प्लांक नियतांक का मान जूल सेकंड में क्या होता है। प्लांक नियतांक अगर जूल सेकंड में बोलेगा तो इसका डायरेक्ट वैल्यू याद रखिएगा 6.63 गुने 10 की पावर -34 होता है। 6.63 गुने 10 की पावर -34 होता है प्लांक नियतांक का जूल सेकंड में, 6.63 गुने 10 की पावर -34। अगले प्रश्न देखिएगा, क्यूरी ताप का संबंध किससे है। क्यूरी ताप का संबंध किससे है। तो क्यूरी ताप का अगर हम बात करते हैं तो क्यूरी ताप होता है जो चुंबकीय में होता है। क्यूरी ताप, क्यूरी ताप, एक सेकंड, अगर हम क्यूरी ताप का बात करते हैं कि क्यूरी ताप किसका है, तो क्यूरी ताप का आपको हम बता देते हैं कि क्यूरी ताप होता है चुंबकशीलता के। क्यूरी ताप एक होता है जो मानते हैं कि देखिए, तब चुंबकशीलता का अगर हम बात करते हैं तो चुंबकशीलता में एक होता है पैराचुंबक, प्रतिचुंबक, एक होता है अनुचुंबक, और एक होता है लौह चुंबक। क्या क्या हम बताएं, एक होता है प्रतिचुंबक, प्रतिचुंबक, दूसरा होता है अनुचुंबक, अनुचुंबक, और तीसरा होता है लौह चुंबक, लौह चुंबक। हम आपको बता देते हैं कि क्यूरी तापमान का जो उपयोग होता है, अगर क्यूरी तापमान पर जैसे 973 केल्विन को अगर गर्म कर दीजिएगा लौह चुंबक को, तो लौह चुंबक कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, तो अनुचुंबक में। तो इसीलिए क्यूरी ताप किससे संबंध रखता है, तो ये चुंबकशीलता से रखता है। किससे रखता है, तो चुंबकशीलता से रखता है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है, अगले प्रश्न में बोला कि यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से अपनी ओर आती हुई प्रतीत होगा। हम आपको बता देते हैं समतल दर्पण के बारे में। तो समतल दर्पण में अगर मानते हैं कि ये समतल दर्पण है और समतल दर्पण की तरफ अगर आप भी चाल से चलिएगा, समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चलिएगा, तो आपको जो रनिंग दिखेगा, चाल दिखेगा, वो 2v से दिखेगा, 2v से दिखेगा। इसका राइट आंसर होगा वो दुगना से होगा। राइट आंसर क्या होगा, तो दुगना से दिखेगा कि अगर किसी भी व्यक्ति अगर समतल दर्पण तरफ भी चाल से चलता है तो उसे दर्पण अपना प्रतिबिंब 2v से देखता है। जिम वगैरह में देखे होंगे तो जिम वगैरह में ये लगा हुआ रहता है कि आप भी चाल से चलिएगा तो आपको महसूस होगा कि हम 2v से गति कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा गति कर रहे हैं। लेकिन इस समतल दर्पण का नेचर है कि आप भी चाल से चलिएगा तो 2v से प्रतीत होगा। जिसे मानते हैं कि 2 मीटर पर सेकंड से हम दौड़ रहे हैं, लेकिन समतल दर्पण में आपको दिखेगा 4 मीटर पर सेकंड से आप रनिंग कर रहे हैं। तो यही हो गया समतल दर्पण का। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि दो तार है, दो तार क्रमशः 3.6 गुने 10 की पावर -7 मीटर तथा तरंगदैर्घ्य पर इतना। ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है दोस्तों, अगली बार हम देखेंगे। अगले पार्ट 2 में अगर क्वेश्चन पूरा मिल जाएगा तो हम लेके आएंगे। कहा कि देखिए, एक का दिया है और एक का नहीं दिया है वैल्यू, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अगले क्लास में नेक्स्ट जो लेक्चर लेके आएंगे ना, उसमें सुधार के लेके आएंगे। किताब में ही ऐसा गलत लिखा है, डाटा ही नहीं पूरा दिया है। तो अगले देखते हैं, अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। अगले प्रश्न पर 37 में देखिएगा, तो 37 में बोला गया है कि अनुदैर्घ्य तरंग कौन सी होती है। अनुदैर्घ्य तरंग कौन सी होती है, तो अनुदैर्घ्य तरंग का अगर हम बात करते हैं तो अनुदैर्घ्य तरंग होती है भूकंप की तरंग।
भूकंप की तरंग एक अनुदैर्घ्य तरंग होती है। अगर हम अनुदैर्घ्य की बात करते हैं तो एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग और एक होता है अनुप्रस्थ तरंग। एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग और एक होता है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ है जो ये चलता है श्रृंग और गर्त के रूप में चलता है। श्रृंग और गर्त के रूप में चलता है। श्रृंग और गर्त के रूप में चलता है, ये अनुप्रस्थ तरंग होगा। अनुप्रस्थ एक लंबवत है, लंबवत इसको हम आयाम बोलते हैं, तो एक लंबवत के रूप में चलता है अनुप्रस्थ। लेकिन अनुदैर्घ्य है जो समांतर चलता है और ये संपीड़न और विरलन के केस में चलता है। संपीड़न और विरलन, संपीड़न और विरलन के केस में चलता है। तो संपीड़न और विरलन में चलता है और ये चलता है तो लंबवत चलता है, ये चलता है लंबवत। तो अगले प्रश्न देखें तो इसका राइट आंसर होगा भूकंप की तरंगे, भूकंप की तरंगे। अगले प्रश्न देखिएगा 238 में, समुद्र का नीलापन किसके कारण होता है? तो समुद्र का नीलापन होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है समुद्र का नीलापन, समुद्र का नीलापन। अगर ध्रुवीकरण का बात करते हैं तो ध्रुवीकरण है जो प्रकाश और ध्वनि में अंतर बताता है, स्पष्ट अंतर बताता है। ध्रुवीकरण होता है किसी खास दिशा में जाना, ध्रुवीकरण कहलाता है। किसी खास दिशा में जाना ध्रुवीकरण कहलाता है। और विवर्तन होता है जो ये होता है विवर्तन, तो विवर्तन भी प्रकाश और ये दोनों का अंतर करने के लिए ही है। तो अगले प्रश्न देखेंगे 239, प्रकाश की गति अधिकतम होती है। अगर प्रकाश की गति अगर अधिकतम का बात करिएगा तो प्रकाश की गति अधिकतम होती है पानी में। प्रकाश की गति अधिकतम होती है कहाँ? तो पानी में होती है। तो प्रकाश की गति अधिकतम होती है पानी में। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक अलार्म में मुख्य रूप से किस सेल का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक अलार्म का हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक अलार्म में हम जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं लिंक क्लासे का उपयोग करते हैं। लिंक क्लासे सेल का उपयोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक अलार्म में। पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनिक अलार्म में कौन सा सेल का उपयोग करते हैं, बैटरी का उपयोग करते हैं, तो हम लिंक क्लासेस सेल का उपयोग करते हैं। कौन सा? तो लिंक क्लासेस सेल का हम उपयोग करते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन है? कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन जो होता है कि घुले मिले फिर दोबारा जो मिल जाता है वो भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे बर्फ से पानी बनता है तो पानी से भी बर्फ बन सकता है। लेकिन रासायनिक का परिवर्तन होता है जो बनना, कोई भी पदार्थ अगर दूसरा पदार्थ में अगर कन्वर्ट होता है तो वो पदार्थ में पुनः उस अवस्था में वापस लौट के नहीं आता है, वो होता है रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें पूछा है कि कौन सा है जो भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन का अगर बात करिएगा तो स्प्रिंग को खींचना। स्प्रिंग को जब खींचिएगा तो स्प्रिंग को खींचेगा तो फिर वापस उसी स्थान पर चले आएगा, ये हो गया भौतिक परिवर्तन। लेकिन ये बताइए, आटा से रोटी बनाना एक रासायनिक अभिक्रिया हो गया, कौन सा हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। लोहे में जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन हो गया। मोमबत्ती का जलना भी रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो ये हो गया स्प्रिंग को खींचना। स्प्रिंग को खींचना कौन सा परिवर्तन हो गया? तो भौतिक परिवर्तन हुआ। अगले प्रश्न में है, अगले प्रश्न बोला कि एक पतली छोटी सुई पानी में तैर सकती है। एक पतली छोटी सुई पानी में तैर सकती है। एक पतली छोटी सुई पानी में तैरता है पृष्ठीय तनाव के कारण। किसके कारण? तो पृष्ठीय तनाव के कारण करता है। पृष्ठीय तनाव का होता है कि वो अपना क्षेत्रफल को कम करने का कोशिश करता है, क्षेत्रफल को कम करने का कोशिश करता है, इसीलिए पतली छोटी सुई है जो पानी में तैरता है। तो पृष्ठीय तनाव के कारण, किसके कारण? तो पृष्ठीय तनाव के कारण एक पतली छोटी सुई पानी में तैरता है। अगले प्रश्न देखिएगा, तो अगले प्रश्न में जो दिया गया है, मोटर कारों की हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है? अगर मोटर कारों के हेडलाइट का अगर हम बात करते हैं तो मोटर कारों के हेडलाइट में हम जो उपयोग करते हैं वो करते हैं अवतल दर्पण का। किसका उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का हम उपयोग करते हैं। अगर हम अवतल दर्पण का हम बात करते हैं तो अवतल दर्पण का फोकस जो होता है वो होता है नेगेटिव, फोकस होता है नेगेटिव। और अवतल दर्पण का खास ये है कि अवतल दर्पण है जो वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनाता है। ये वास्तविक भी बनाता है, ये वास्तविक भी बनाता है, वास्तविक, और ये काल्पनिक भी बनाता है। क्या बनाता है? तो काल्पनिक भी बनाता है। वास्तविक में ये छोटा, बड़ा और बराबर बनाता है। छोटा भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है और बराबर भी बनाता है। और इसके साथ ही बनता है उल्टा प्रतिबिंब। याद रखिएगा कि वास्तविक के साथ उल्टा बनता है और काल्पनिक के साथ सीधा प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक के साथ सीधा बनता है और इसमें काल्पनिक, सीधा और बड़ा बनता है। क्या बनता है? बड़ा बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण का बात करिएगा तो इसमें केवल काल्पनिक, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक, 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 सीधा और छोटा बनता है। तो तुमसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि बताइए कौन ऐसा दर्पण है जो सिर्फ काल्पनिक, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो वो उत्तल दर्पण है। और अवतल दर्पण में सब तरह का प्रतिबिंब बनता है, इसलिए डॉक्टरी लाइन में भी किसका उपयोग करता है? तो अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न 244 नंबर में देखिएगा। तो 244 में बोला जरा दृष्टि दोष के उपचार में किस दर्पण का हम इस्तेमाल करते हैं? तो अगर जरा दृष्टि का हम बात करते हैं तो जरा दृष्टि दोष में हम उपयोग करते हैं बायोफोकल लेंस का। जरा दृष्टि दोष में हम किसका उपयोग करते हैं? तो बायोफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। अगर हम बात करते हैं अवतल दर्पण का बात कर लिए हैं, उत्तल दर्पण का बात कर लिए हैं। उत्तल दर्पण में फोकस होता है जो पॉजिटिव होता है और अवतल दर्पण में फोकस होता है जो नेगेटिव होता है। अगर हम बात करते हैं दर्पण का, तो दर्पण का सूत्र जो पूछता है 1/f बराबर होता है 1/v + 1/u।
यू। लेकिन वही लेंस का अगर बात करिएगा तो लेंस का होता है 1/1 बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। तो जरा दृष्टि दोष में किसका उपयोग करेंगे, बायोफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है। तो चिमनी से धुआं जो बाहर निकलता है वो निकलता है संवहन विधि से। कौन सी विधि से निकलता है, तो संवहन विधि से निकलता है। अगर हम बात करते हैं कि वाष्पीकरण का, तो वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन अंतर होता है। वाष्पोत्सर्जन होता है जो पेड़ पौधे में होता है, जो पानी के लॉस करता है वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से। तो वाष्पोत्सर्जन होता है पेड़ पौधे में। अगर हम बात करते हैं कि पेड़ पौधे में क्या होता है, तो पेड़ पौधा में होता है वाष्पो उत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। लेकिन वाष्पीकरण होता है जो हर एक ताप पर होता है, इसका कोई फिक्स ताप नहीं है। अगर इसका गर्म करना, पानी को गर्म करना स्टार्ट कर दीजिएगा तो उसी ताप पर मिनिमम से मैक्सिमम तक ये वाष्पीकरण होना शुरू हो जाता है। तो सवाल डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि बताइए वाष्पीकरण कौन कितने ताप पर होता है। तो वाष्पीकरण जो हर एक ताप पर होता है, चाहे वो 1 डिग्री सेल्सियस हो, 2 डिग्री सेल्सियस हो या 100 डिग्री सेल्सियस हो, लेकिन क्वथनांक एक निश्चित ताप पर होता है। अगर क्वथनांक का अगर बात करिएगा तो क्वथनांक का एक निश्चित ताप होता है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वाष्पीकरण है जो हर एक ताप पर होता है, वाष्पीकरण हर एक ताप पर होता है, वाष्पीकरण हर एक ताप पर होता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में है 246। एक्स किरण एक उदाहरण है। हम बात करते हैं कि एक्स किरण एक उदाहरण है विद्युत चुम्बकीय तरंग का। अब विद्युत चुम्बकीय तरंग का या अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य, हम आपको बताए हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंग में अब जो एक्स किरणें था, गा एक पद्री असुर यदि में हम जो अभी पिछले बताए, तो वो विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो एक्स किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग है। एक्स किरणें क्या है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग है। और एक्स किरणें का हम उपयोग जो करते हैं टूटी हड्डियों में करते हैं, टूटी हुई हड्डियों में हम किसका उपयोग करते हैं, तो एक्स किरणें का उपयोग करते हैं, एक्स किरणें का उपयोग करते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा। अनुप्रस्थ का भी हम बता दिए थे कि लंबवत कार्य करता है, गर्त और श्रृंग और गर्त के रूप में चलता है, श्रृंग और गर्त के रूप में गमन करता है। अगर इसका हम बात करते हैं, अच्छा इसका आंसर हो जाएगा, और सॉरी ठीक है, इसका आंसर होगा अनुदैर्ध्य होता है जो संपीड़न और विरल चलता है, संपीड़न और विरल चलता है, संपीड़न और विरल में गति करता है। अनुदैर्ध्य का एग्जांपल देखिएगा तो ये हो गया ध्वनि, और अनुप्रस्थ का देखिएगा तो ये हो गया प्रकाश। प्रकाश भी एक अनुप्रस्थ तरंग है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में है 247 का देखिएगा। तो 247 में बोला है कि किस तरंग का प्रयोग हम रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है। किस तरंग का उपयोग हम रक्त विहीन सर्जिकल में करते हैं। तो रक्त विहीन सर्जिकल का अगर हम बात करते हैं तो वो प्रयोग करते हैं हम अनुप्रस्थ तरंग का। किसका उपयोग करते हैं, तो अनुप्रस्थ तरंग का उपयोग करते हैं। तो सर्जिकल, रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए जब ऑपरेशन होता है तो उसमें अनुप्रस्थ तरंग का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि सोलर कुकर में किसका प्रयोग हम करते हैं। अगर सोलर कुकर का अगर बात करेगा कि सोलर कुकर में हम किसका उपयोग करते हैं, तो आपको पता है कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो कैसे, जैसे अवतल दर्पण में उपयोग करने के पीछे रीजन ये है कि आपको पता है कि अवतल दर्पण है जो सारा प्रकाश को क्या कर देता है, तो एक जगह एकत्रित कर देता है। तो ये बताइए सोलर कुकर है जो उसको प्रकाश को एक जगह अगर एकत्रित करेगा तो ज़्यादा हीट होगा। तो प्रकाश है जो एक अभिसरित, अवतल दर्पण एक अभिसरित है, कौन सा है, तो अभिसरित। ये बताइए सारा प्रकाश एक जगह लाके फोकस पर क्या कर देगा, अभिसरित कर देगा। सारा प्रकाश एक जगह लाके अभिसरित कर देगा। तो ई अभिसरण के कारण ही सोलर कुकर में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। लेकिन उत्तल दर्पण का बात करेगा तो ई अपसारी है। ये कौन सा दर्पण है, तो अपसारी दर्पण के रूप में काम करता है, सारा प्रकाश को बिखेर देता है। तो उत्तल दर्पण है जो अपसारी दर्पण है, सारा प्रकाश को बिखेर देता है। लेकिन अवतल दर्पण है जो अभिसारी दर्पण है, जो सारा प्रकाश को एक जगह एकत्रित करता है फोकस पर। इसीलिए सोलर कुकर में इसका उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है, अगले प्रश्न में 249 में कि टॉर्च में किस सेल का उपयोग करते हैं। हम टॉर्च में किस सेल का उपयोग करते हैं, तो टॉर्च में हम शुष्क सेल का उपयोग करते हैं। टॉर्च में किसका उपयोग करते हैं, तो शुष्क सेल का, टॉर्च में शुष्क सेल का उपयोग करते हैं। और टॉर्च का अगर बात करिएगा तो टॉर्च में भी हम अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। तो ये बताइए शुष्क सेल में किसमें, तो शुष्क सेल में कैसा सेल उपयोग करता है टॉर्च में, तो शुष्क सेल का उपयोग करते हैं। अगले प्रश्न बोला कि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। ये भी हम बताए हैं आपको कि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। आपको याद होगा बै आनी है पीनादा, बै आ नी ह पी ना ला। ये बताइए कि जब ऊपर जाइएगा तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा और चाल भी बढ़ेगा। तो ये बताइए जब चाल बढ़ेगा तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो बाद बाकी नीचे घटेगा। पूछा है कि किसका तरंगदैर्घ्य कम है, तो कम तो इसका बैगनी का ही होगा ना। तो किसका हो जाएगा, तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। और लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, लाल के बाद पूछेगा तो नारंगी हो जाएगा, उसके बाद पीला हो जाएगा, उसी तरीक़े से नीचे आते रहेगा। अगले प्रश्न देखिएगा।
अगले प्रश्न में बोला है कि विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग किया जाता है। विद्युत इस्त्री का अगर हम बात करते हैं तो विद्युत इस्त्री, जो हम आयरन का हम बात कर रहे हैं कि विद्युत इस्त्री में किसका उपयोग करते हैं, तो विद्युत इस्त्री में हम नाइक्रोम का उपयोग करते हैं। विद्युत इस्त्री में नाइक्रोम का उपयोग करते हैं। आपसे सवाल पूछ लेता है कि नाइक्रोम में बताइए कि प्रतिरोध क्या होता है, तो नाइक्रोम में प्रतिरोध होता है जो उच्च होता है। प्रतिरोध क्या होता है, तो उच्च होता है। फिर पूछेगा कि गलनांक क्या होता है, तो गलनांक भी उच्च होता है। प्रतिरोध और गलनांक दोनों उच्च होता है, और यही केस होता है टंगस्टन के साथ भी। लेकिन इसी से पूछ लेता है विपरीत में फ्यूज का, इसका फ्यूज का। तो फ्यूज में क्या होता है कि प्रतिरोध तो उच्च रहता है, प्रतिरोध उच्च रहता है, लेकिन अगर गलनांक का बात करेगा तो गलनांक होता है जो गलनांक हो जाता है निम्न, गलनांक होता है निम्न। तो याद रखिएगा कि टंगस्टन का प्रतिरोध और गलनांक क्या होता है, तो उच्च होता है। नाइक्रोम का भी प्रतिरोध और गलनांक उच्च होता है, लेकिन फ्यूज का पूछेगा तो प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है, गलनांक निम्न होता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि ट्रांसफार्मर अगर हम ट्रांसफार्मर का बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर का उपयोग हम किस में करते हैं। ट्रांसफार्मर का उपयोग हम करते हैं प्रत्यावर्ती धारा में। प्रत्यावर्ती धारा में अगर हम प्रत्यावर्ती धारा का बात करते हैं तो एसी का बात करता है, अल्टरनेट करंट। और प्रत्यावर्ती ट्रांसफार्मर को अगर डीसी दोगे, तो ट्रांसफार्मर को डीसी देने पर क्या होता है, तो जल जाता है। ट्रांसफार्मर को डीसी दोगे तो जल जाता है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा निकलता है एसी। ट्रांसफार्मर का कार्य है जो निम्न से उच्च वोल्टेज करना है, निम्न से उच्च वोल्टेज या उच्च से निम्न करना रहता है, उच्च से निम्न करना रहता है। एक चलता है गति में, क्या बोलते हैं, तो निम्न से उच्च या उच्च से निम्न। एक स्टेप डाउन स्टेप अप का काम करता है, ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन का काम करता है। ये वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने का काम करता है। ट्रांसफार्मर को डीसी पर दोगे तो जल जाएगा। ट्रांसफार्मर का काम करते हैं तो प्रत्यावर्ती धारा में करते हैं। किस में करते हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा में करते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है। अगर हम बात करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का मान जो होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगर हम बात करते हैं कि जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है, और अब इसका अप्रॉक्स 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके भी न्यूमेरिकल बना दिया जाता है। अगर हम जी का बात करते हैं तो जी का एक फॉर्मूला याद रखिएगा, GM/r² है। GM है जो पृथ्वी का द्रव्यमान है और पृथ्वी का ही रेडियस है, तो याद रखिएगा GM/r²। इसका राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि गर्म सूप स्वादिष्ट होता है क्योंकि। गर्म सूप स्वादिष्ट होता है क्यों होता है, तो गर्म का पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है। गर्म सूप का स्वादिष्ट क्यों होता है, क्योंकि इसका पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है। पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है, तो पृष्ठीय तनाव कम हो जाएगा तो इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, इसलिए पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है, जिसके कारण गर्म सूप क्या लगता है, तो स्वादिष्ट लगता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि अवस्रव्य तरंग की आवृत्ति क्या होती है। तो अवस्रव्य तरंग का अगर हम बात करते हैं तो अवस्रव्य तरंग को आपको हम बताते हैं कि अगर हम लेते हैं अवस्रव्य तरंगे, तो अगर हम मानते हैं कि 20 हर्ट्ज से अगर कम हुआ तो वो कहलाता है अवस्रव्य तरंग। क्या कहलाता है, तो अवस्रव्य तरंग कहलाता है। लेकिन 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में अगर रहता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में रहता है तो वो कहलाता है श्रव्य तरंग। कौन सा तरंग, श्रव्य। अगर 20,000 हर्ट्ज से अधिक रहता है, इससे अगर अधिक रहता है तो कहलाता है पराश्रव्य तरंग। इसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक। इसका हम प्रयोग करते हैं ऑडिबल में करते हैं, और ये हो गया तो अल्ट्रासोनिक हो गया। नाम इंग्लिश में भी याद रखिएगा, कहीं डायरेक्ट पूछ लेता है। तो ये बताइए, अपश्रव का इंफ्रासोनिक, श्रव्य का ऑडिबल हो गया, और परावैग्निक का होगा तो पराश्रव्य का हो गया अल्ट्रासोनिक, जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर काम करता है। अगर अल्ट्रासोनिक का अगर हम बात करिएगा तो अल्ट्रासोनिक में चमगादड़ जो है वो चमगादड़ अल्ट्रासोनिक सुनता भी है, और साथ साथ में अल्ट्रासोनिक के माध्यम से ही अपना रास्ता को निर्धारित भी करता है, और उसी के माध्यम से अपना खाने का भी जुगाड़ जो लगाता है, खाने के लिए भी वो अल्ट्रासोनिक के माध्यम से ही अपना भोजन कर लेता है। अगले देखिएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा कि अवस्रव्य तरंग की आवृत्ति क्या होती है, तो 20 हर्ट्ज से कम होता है। क्या होता है, तो 20 हर्ट्ज से कम होता है, वो अवस्रव्य तरंग होता है। और इसको सुनता कौन है, तो कुत्ता बिल्ली सुनता है, मनुष्य नहीं सुन सकता। मनुष्य सिर्फ सुनता है श्रव्य, ये सुनता है कुत्ता बिल्ली। कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, जहाँ तक चमगादड़ भी इसको सुन लेता है, चमगादड़ भी सुनता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि विद्युत मोटर एक परिवर्तित करने वाला युक्ति है। तो विद्युत मोटर का अगर हम बात करते हैं कि विद्युत मोटर कौन सा युक्ति होता है, तो विद्युत मोटर होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, लेकिन यही उल्टा कर देता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कर देता है जनरेटर। कौन कर देता है, जनरेटर कह लीजिए या डायनेमो कह लीजिए। डायनेमो करता है जो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में करता है, लेकिन विद्युत मोटर बोलेगा तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में है
कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध। अगर अल्बर्ट आइंस्टीन का अगर बात करिएगा तो अल्बर्ट आइंस्टीन एक बात करिएगा तो फिजिक्स के थे। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? तो एक फिजिक्स थे, भौतिक शास्त्री थे। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? तो भौतिक शास्त्री थे और यही दिए थे ई बराबर एम सी स्क्वायर। ई बराबर एम सी स्क्वायर दिए थे। और इनका अगर नोबेल का बात करिएगा तो इनको नोबेल भी मिला था 1921 में। नोबेल कब मिला था? तो 1921 में मिला था, सापेक्षता के सिद्धांत के लिए मिला था। नोबेल मिला था सापेक्षता के सिद्धांत के लिए। याद रखिएगा कि ई बराबर एम सी स्क्वायर भी दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में है कि जब किसी भी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? जब किसी भी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग जो होता है वो हो जाता है अपवर्तित रहता है। क्या रहता है? तो अपरिवर्तित रहता है। अपवर्तित रहता है कि जब किसी भी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या रहता है? तो अपवर्तित रहता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न में से प्रवर्तित करता है। अभी ही बताए हैं कि जो विद्युत मोटर हुआ तो विद्युत मोटर होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। लेकिन वही बात करते हैं डायनेमो का, तो डायनेमो उसका उल्टा कर देता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत में बदल देता है। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न है गैल्वेनीकृत। गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्न की परत चढ़ाई जाती है। तो अगर गैल्वेनीकृत का बात करिएगा, गैल्वेनाइजेशन का अगर बात करिएगा तो जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। किसका परत चढ़ाया जाता है? तो जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। उसी को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, जो लोहे की चादरों पर चढ़ाया जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा। उपकरण जो वायु दाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है, वो उपकरण जो वायु दाब मापता है, तो वायु दाब मापता है वो बैरोमीटर है। बैरोमीटर से ही वायु दाब मापा जाता है। बैरोमीटर से मौसम संबंधी जानकारियाँ मिलता है, वो बैरोमीटर से ही माप के मिलता है। तो बैरोमीटर से हम क्या मापते हैं? तो वायु दाब मापन करते हैं। एनीमोमीटर का बात करते हैं तो एनीमोमीटर हवा के लिए हो गया, एयर मापने के लिए एनीमोमीटर हो गया। थर्मामीटर हो गया तो ताप मापने के लिए हो गया। अगले प्रश्न में देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा मिलती है। अगर बल की दिशा की अगर बात करेगा तो बल की दिशा जो मिलता है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर मिलता है। अब कहिएगा कि फ्लेमिंग के एक होता है दाएं हाथ का नियम, एक होता है बाएं हाथ का नियम। तो अगर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बोलेगा तो धारा की दिशा मतलब धारा देता है, ईएमएफ देता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देता है, ईएमएफ देगा। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम देगा तो ये निकलता है धारा या ईएमएफ, धारा या ईएमएफ देता है। ये आउटपुट का बात कर रहे हैं। उसी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर लगता है तो बल की दिशा मिलती है, तो बल आउटपुट हो गया। तो ये देता है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम देगा, बल निकलता है आउटपुट में। और वही अगर हम बात करते हैं तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम देता है धारा और ईएमएफ देता है। अगर दाएं हाथ का नियम पर काम करता है जनरेटर, तो देखिएगा जनरेटर हम लगाते हैं तो किसके लिए लगाते हैं? जनरेटर जो हमको धारा निकाल के देता है तो लाइट वगैरह ये चलता है, शादी ब्याह में देखते होंगे। उसी तरीके से अगर फ्लेमिंग का बाएं हाथ जो काम करता है वो मोटर के लिए काम करता है। तो मोटर में जैसे पंखा है तो पंखा एक बल देता है लास्ट में, तब नचता है। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम हो गया, जो आउटपुट जो देगा बाहर निकालेगा वो बल निकालेगा। और फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है जो धारा या ईएमएफ निकालेगा। पूछेगा आपसे कि जनरेटर किस सिद्धांत पर फ्लेमिंग का लॉ काम करता है, तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ के नियम पर काम करता है और मोटर करता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है, अगले प्रश्न में कि एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी जाती है। एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है तो निर्मित प्रतिबिंब हमेशा होगा। एक सवाल हम पिछले में भी करवाए थे, जब उत्तल और अवतल हम बता रहे थे तो इस सवाल पूछ लिया जाता है। देखिए यहाँ पूछा है, बस दर्पण ना करके अवतल लेंस पूछ दिया है। तो आपको हम बताते हैं कि अगर दर्पण का कहानी रहेगा तो दर्पण में हम बताए थे कि दर्पण में दो होता है, एक होता है अवतल दर्पण, एक अवतल होता है, और एक होता है उत्तल दर्पण, एक उत्तल होता है। ये सभी तरह का प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। और उत्तल में हम बताए थे कि ओनली काल्पनिक बनाता है, काल्पनिक बनाता है और सीधा बनाता है, और सीधा बनाता है और छोटा बनाता है, ये याद रखिएगा। लेकिन वही अगर हम लेंस का बात करेंगे तो लेंस में भी यहाँ एक होता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस हम लिखते हैं उत्तल लेंस, और एक होता है अवतल लेंस, ठीक है। अब जो कहानी यहाँ अवतल दर्पण के साथ चला था वही कहानी चलेगा यहाँ उत्तल लेंस के साथ है। उत्तल लेंस भी वास्तविक भी बनाएगा, काल्पनिक भी बनाएगा, सीधा भी बनाएगा, बड़ा भी बनाएगा, बराबर भी बनाएगा। लेकिन अवतल लेंस बनाता है जो यहाँ बनाया था काल्पनिक, काल्पनिक, सीधा और छोटा, हमेशा ही बनाता है। हमेशा याद रखिएगा, कहीं भी वस्तु रख दें इसका प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और छोटा ही बनने वाला है। तो हम एक शब्द में आपको हम बता सकते हैं कि अगर हम बात देखिएगा कि अगर हम पूछेंगे कि काल्पनिक, काल्पनिक, सीधा, सीधा और छोटा कौन बनाता है हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, तब मारिएगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस, अवतल लेंस। ये सारा सवाल पूछा गया है। उसी तरीके से हम पूछेंगे कि बताइए कि सभी तरीका मतलब वास्तविक भी बनावे, वास्तविक भी बनावे, काल्पनिक भी बनावे, फिर
काल्पनिक भी बनावे, सीधा भी बनावे, बड़ा भी बनावे, छोटा भी बनावे और छोटा के साथ साथ उल्टा भी बनावे। तो देखिएगा, उल्टा की तो कहानी यहाँ हम नहीं लेते हैं और सीधा के, ताकि उल्टा बनाता है वास्तविक, ये याद रखिएगा, और काल्पनिक बनाता है सीधा, काल्पनिक बनाता है सीधा। बाद बाकी देखिएगा इस दोनों में बनाता है कौन सा, तो ये आपको हम लिख देते हैं अगले अलग कलर से कि ये जो बनाता है, इसमें जो बनता है ये बनाता है कौन सा, तो अवतल दर्पण बनाएगा, अवतल दर्पण बनाएगा और इसका उत्तल लेंस बनाएगा, उत्तल लेंस बनाएगा, उत्तल लेंस बनाता है। तो ये याद रखेगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उत्तल अवतल, तो ये हमसे सवाल पूछा है कि अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी जाती है तो निर्मित प्रतिबिंब हमेशा के लिए क्या बनेगा, तो हमेशा के लिए ये बनेगा, तो काल्पनिक के साथ क्या बताया, वास्तविक काल्पनिक बनाएगा, नहीं बनाएगा, क्योंकि अवतल लेंस हम बोले थे काल्पनिक बनाएगा, तो ये तो होगा नहीं। अच्छा, काल्पनिक के साथ उल्टा भी नहीं हो सकता है, काल्पनिक के साथ उल्टा भी नहीं हो सकता है, तो सीधा बनेगा। लाइट चैप्टर पढ़ते समय याद रखिएगा, हम लाइट चैप्टर का हम प्रीवियस पेपर ग्रुप डी का, एनटीपीसी का और एलपी का हम करवा रहे हैं, रेलवे का जो चैप्टर वाइज चैप्टर चला रहे हैं, इस प्ले लिस्ट में बना देंगे उसका चैप्टर वाइज चैप्टर भी, इसमें जाइएगा या लिंक भी हम दिवा देंगे, तो लिंक में भी जाके देखिएगा, तो लाइट चैप्टर सर्च करिएगा, तो लाइट का हम कंसेप्ट बताते हुए चैप्टर वाइज चैप्टर लेके जा रहे हैं। आपको पता है कि अगर अहम भूमिका जो निभाया फिजिक्स में, तो लाइट चैप्टर निभाया किसमें, तो ग्रुप डी में भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ लिया था, और उसी तरीका से एलपी लोको पायलट में और जेई में भी पूछ लेगा। तो इसी तरीका से जरूरी नहीं है कि रेलवे का प्रश्न है तो बिहार एसएससी नहीं पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार एसएससी का पैटर्न और रेलवे का पैटर्न दोनों का समान पैटर्न है, और जहां तक यह है कि रेलवे के पैटर्न से ही बिहार एसएससी है जो क्वेश्चन बनाता है साइंस का। और अब तो आपको ये भी पता हो गया कि बिहार एसएससी का पेपर भी ऑनलाइन हो गया है, और जो कंडक्ट कराएगी तो टीसीएस कराएगी। तो जब टीसीएस लेना है तो कहीं से क्वेश्चन उसको खोजने की जरूरत नहीं है, वो सीधा हूबहू रेलवे के पैटर्न से ही सेट कर देगा, ताकि रेलवे के ही सवाल से मतलब हूबहू पैटर्न उसका है, ठीक है। तो उसका चैप्टर वाइज अगर लाइट चैप्टर का देखना चाहते हैं ना, तो लाइट चैप्टर का सीधे जाके अपने वीडियो में दिया गया है, मेरी साइट पर जाइएगा, वहाँ भी हम पढ़ा रहे हैं, लेक्चर 2 हो गया है, लेक्चर 3 भी लेके हम आएंगे, ठीक है। उसमें हम थोड़ा सोल्यूशन हम कर देते हैं, लाइट जो चैप्टर चल रहा है, तो स्पेशल उसका हम कंसेप्ट भी बता के हम आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, तो अगले प्रश्न में बोला गया है कि 1 = r/2, 1 = r/2, तो 1 = r/2 का अगर बात करिएगा तो किसके लिए मान्य है, तो सिर्फ उत्तल दर्पण के लिए मान्य है, तो ऐसा तो नहीं होगा। 1 = r/2 जो होगा वो इसके लिए मान्य नहीं है, सिर्फ अवतल दर्पण के लिए या उत्तल दर्पण के लिए मान्य है, सिर्फ अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के लिए मान्य है, तो ये भी नहीं कह सकते हैं, सिर्फ लगा दिया है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए मान्य है, तो ये सही है कि अवतल और उत्तल दोनों के लिए मान्य है। अब कहिएगा कि एक सेकेंड, ये F/r/2 आया कहाँ से, तो वो भी हम आपको बता देते हैं कि 1 = r/2 जो आया है, आपको पता है कि एक ये होता है गोलीय दर्पण या गोलीय लेंस ले लेते हैं। तो गोलीय दर्पण अगर लेते हैं तो ये बताइए कि ये होता है केंद्र, और केंद्र से मिलाइएगा सर्कमफ्रेंस पर, तो यहाँ जो बनता है वो होता है रेडियस कहलाता है, और रेडियस के बीच में ही कहलाता है फोकस, वही बनता है अवतल दर्पण। तो यहाँ सेंटर होता है, यहाँ पोल होता है, और यहाँ F होता है, और यहाँ R हो गया। तो R बराबर जो होता है, एक सेकंड, F बराबर जो होता है वो रेडियस के हाफ ही होता है, और इसी को देखिएगा उलट के लिख लिया है कि F = r/2 है, तो R = 2F हो जाएगा। तो ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए मान्य है, ना कि सिर्फ अवतल। ये तो इसका राइट आंसर जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि जब ध्वनि तरंग चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है। आपको हम बता देते हैं कि ध्वनि तरंग जब चलती है तो अपने साथ जो ले जाती है वो लेके जाती है ऊर्जा। क्या लेके जाती है, तो ऊर्जा ही लेके जाती है। क्या द्रव्यमान लेके जाएगा, नहीं। माध्यम के कण लेके जाएगा, नहीं। विभवांतर लेके जाएगा, नहीं। तो ये बताओ ले जाएगा क्या चीज़, ऊर्जा। अब ध्वनि तरंग हम बताए थे कि ये एक अनुदैर्घ्य तरंग है। कौन सा तरंग है, तो अनुदैर्घ्य तरंग है, और अनुदैर्घ्य तरंग चलता है जो संपीड़न और विरलन में गमन करता है। लेकिन वही अगर अनुप्रस्थ का बात कर देगा तो एक लंबवत चलता है, श्रृंग और गर्त के रूप में चलता है, श्रृंग और गर्त के रूप में चलता है। अगर हम विभवांतर का बात करते हैं तो विभवांतर में आपको पता होगा कि विभवांतर को मापते हैं किससे, तो वोल्ट मीटर से मापते हैं, वोल्ट मीटर से मापते हैं। और वही अगर पोटेंशियोमीटर बोल देगा विभव के लिए, ये दोनों में कंफ्यूज हो जाता है। विभव के लिए हम पोटेंशियोमीटर से मापते हैं, पोटेंशियोमीटर से मापते हैं। तो कि विभवांतर को पोटेंशियोमीटर मार के आ जाइएगा, गलत हो जाएगा। विभव को मापने के लिए पोटेंशियोमीटर का उपयोग करते हैं, और विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का हम उपयोग करते हैं। ये सेशन यहीं तक हम छोड़ के जा रहे हैं, 265 तक ही सवाल कराए हैं। ये पार्ट 2 भी इसके अगले सेशन में आएगा जो प्रीवियस से ही उठाया गया है, और इसमें 225 से 400 के पास हम जाएंगे। 400 के पास क्वेश्चन है जो प्रीवियस का है, जो 2023 तक पूछा गया है, और हर एक सवाल का हम एनालिसिस के साथ आप लोग का करवाएंगे। अगर ये सेशन आपको देख के अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर दें। कमेंट में अपना राय जरूर व्यक्त करें कि ये सेशन कैसा लगा, और इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।